नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आज हम आपके साथ मिलकर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है बच्चों नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्या टॉपिक का नाम है? आज के हमारे टॉपिक का नाम है बच्चों नेशनल इनकम। क्या नाम है बच्चों? नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, और उसके कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उठाइए कॉपी और पेन, हो जाइए मेरे साथ तैयार समझने के लिए इस मजेदार यूनिट्स को। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट को। और आज के इस यूनिट में बच्चों सबसे पहले हमें क्या समझना है कि अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल बारीकी से समझना है तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स बच्चों पता होने चाहिए। ठीक है क्या? उन्हीं बेसिक टर्म को सीखकर फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर नेशनल इनकम किसे कहते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता रहेगा तो आगे चैप्टर में बढ़ने को कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस टर्म को सीखने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो इस टर्म को डिफाइन करने में हमारे बच्चों क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो पहले हम वो बेसिक टर्म सीखते हैं, जिन टर्म्स को जोड़कर आगे जाकर हम इस नेशनल इनकम की डेफिनेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, यानी इसका मतलब हम समझेंगे। देन उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बेसिक टर्म्स होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा बेसिक टर्म आता है वो बेसिक टर्म होता है बच्चों इकोनॉमी। क्या होता है सबसे पहला हमारा टर्म? इकोनॉमी। बोल के बताएंगे सर क्या होता है हमारा टर्म बच्चों? इकोनॉमी। थोड़ी सी राइटिंग गंदी आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, ठीक है क्या? आपको थोड़ा सा साफ साफ लिखना है। तो हमारा पहला टर्म क्या है बच्चों? इकोनॉमी। कि इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है बच्चों, कि इकोनॉमी किसे कहते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या इकोनॉमी क्या होती है? क्या आप में से किसी को पता है इकोनॉमी किसे कहते हैं? हाँ, हमने क्लास 11 के अंदर इस टर्म के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कराई है। तो चलिए मैं आपको एक डेफिनेशन लिखता हूँ और एक बेहतरीन एग्जाम्पल से इस बात को डिफाइन भी करेंगे। ठीक है क्या? हम कहते हैं कि बच्चों इकोनॉमी क्या होती है। तो हमने कहा बच्चों इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी इज अ सिस्टम। कि बच्चों इकोनॉमी क्या होती है? एक सिस्टम होती है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच provides people means to work, and earn their means of living। ठीक है, मीन्स ऑफ लिविंग। ठीक है क्या बच्चों? अब जरा इस डेफिनेशन को हम समझने का काम करते हैं। जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसको समझने का काम करते हैं। हमने कहा कि इकोनॉमी क्या है, बताओ फटाफट क्या समझा आप लोगों ने? हमने क्या कहा कि इकोनॉमी बच्चों क्या होती है? एक सिस्टम होती है। इकोनॉमी इज वर्ड, इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी कुछ नहीं है, एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? विच प्रोवाइड, जो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? देना। कुछ ये देता है हमें। क्या देता है? क्या देता है ये हमें? ये कैसा सिस्टम है जिस सिस्टम से हमें क्या मिलता है? तो कहता है विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क। कुछ ना कुछ ये मीन्स प्रोवाइड करता। अब यहाँ पे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, बच्चों यहाँ पे मीन्स वर्ड का मतलब क्या है? मीन्स वर्ड का मतलब है बच्चों यहाँ पे साधन, या आप यूं कह दीजिए कोई जरिया जिसके द्वारा लोगों को कोई काम मिलता है, उसे हम लोगों ने क्या बोला है? मीन्स। तो मीन्स मतलब कोई जरिया, कोई साधन जिसके द्वारा लोगों को काम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? काम। और उस काम को कर लोग क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। अर्न मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। अर्न मतलब क्या होता है? अर्न मतलब होता है सर कमाना। अर्न मतलब क्या होता है? कमाना। क्या कमाते हैं लोग? क्या कमाते हैं? देयर मीन्स ऑफ लिविंग। मीन्स मतलब क्या होता है बच्चों? अभी बताया, फटाफट बताओ। मीन्स वर्ड का मतलब सर साधन। मीन्स वर्ड का मतलब साधन। बातें आ रही है समझ में? और बच्चों लिविंग वर्ड का मतलब होता है आजीविका। लिविंग वर्ड का क्या मतलब होता है? आजीविका। ठीक है क्या? आजीविका। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है बच्चों, तो अगर गलत हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है क्या? ओके है ना? हाँ या ना बोलो। ठीक है, अगर हिंदी गलत हो तो उसके लिए माफ कर देना। कमेंट में सिरदर्द मत करने लग जाना। ठीक है,
तो अब पढ़े इसको। तो हमने क्या कहा बच्चों कि इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? हमें मीन्स टू वर्क, यानी लोगों को काम देता है और लोग उसके द्वारा क्या करते हैं? अपनी आजीविका को कमाते हैं। आजीविका कमाने का मतलब है, आप आम भाषा में इस वर्ड को समझने का थोड़ा सा कोशिश करें तो मनी। क्या? मनी यानी पैसा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें, ऊपर ऊपर से आप समझ लो आजीविका वर्ड का मतलब पैसा, कि लोग क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। अब इसको एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं बच्चों। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर लोग कोई ना कोई काम कर कर क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। तो जिस काम को कर कर, यानी जिस जगह पर वो जो काम कर रहे हैं उस जगह पर, वो जगह हमारे लिए क्या कहलाएगी बच्चों? सिस्टम। तो उस सिस्टम के अंदर काम करके हम क्या कमा रहे हैं? पैसा। वो पैसा जिस सिस्टम के अंदर कमा रहे हो वो सिस्टम ही क्या कहलाता है? इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर में एक रूम के अंदर बैठकर कमा रहा हूँ और इस पढ़ाने से मुझे क्या मिलेगा? कुछ दिनों के बाद मुझे मान लीजिए पैसा मिलेगा। तो जिस सिस्टम के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब जिस रूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरा घर या वो मेरा हो ऑफिस, वही सिस्टम मेरे लिए क्या कहलाता है बच्चों? इकोनॉमी कहलाता है। आपके पिताजी, आपकी माताजी या मेरे पापा या मेरे मम्मी जहाँ पे भी काम करते हैं और काम करके वो क्या कमाते हैं? पैसा। तो वो जिस जगह पर काम करते हैं वो जगह मेरे लिए क्या है? एक सिस्टम है, एक तरीका है, और उस सिस्टम में, उस तरीके में काम कर कर वो क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमी। हम भी बड़े होकर पढ़ लिख कर किसी न किसी जगह पे काम करेंगे, तो जिस जगह पे काम करेंगे वो जो हमारा सिस्टम होगा काम करने का, जिसको काम करके हम पैसा कमा रहे हैं, वो भी हमारे लिए क्या होगा? इकोनॉमी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस वर्ड को समझ चुके हो। तो इकोनॉमी वर्ड का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग काम कर कर क्या कमाते हैं बच्चों? पैसा कमाते हैं। तो जिस जगह पर आप काम करके पैसा कमा रहे हो वो जगह हमारे लिए क्या कहलाएगी? इकोनॉमी कहलाएगी। तो आज इकोनॉमी के अंदर हम सभी आते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम करते हैं और काम कर कर हम क्या कमाते हैं? पैसा। उम्मीद करता हूं आप इस वर्ड को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है क्या? अब बात करते हैं कि सर वो जो काम करते हैं हम, आपने कहा कि सर मीन्स टू वर्क क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड क्या करता है? जल्दी से बताओ पहले तो मुझे ये हमें प्रोवाइड क्या करता है? ये हमें प्रोवाइड क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है? क्या प्रोवाइड करता है सर? मीन्स टू वर्क प्रोवाइड करता है, काम प्रोवाइड करता है ये। तो सर आखिर ऐसे कौन कौन से काम होते हैं? आखिर यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं? तो कामों को समझते हैं तो बच्चों उसके लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा। क्या टर्म समझते हैं? जरा आ जाओ आगे, फटाफट आगे आ जाते हैं। आगे देखने से हमने समझा कि एक सर टॉपिक समझना है हमें। क्या टॉपिक है वो? तो हम कहते हैं बच्चों बेसिक एक्टिविटीज। क्या कहेंगे हम? बेसिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये रेड कलर बच्चों आंखों में चुभ रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है ना, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक है क्या? ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ फटाफट, आप सही लगेगा। तो हमने क्या कहा बच्चों? हमने क्या कहा कि बेसिक, अब सही लग रहा है? बिल्कुल सर, बेसिक्स एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटीज और इन बेसिक एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ होती है। या बच्चों हम इसकी जगह क्या कह सकते हैं, या आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? अगर आपको ये शब्द यूज़ नहीं करना तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं फेसेस इन इकोनॉमी। क्या लिख सकते हैं हम? फेसेस इन इकोनॉमी। कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन से फेज होते हैं। फेज मतलब स्टेप्स, चरण। बात आ रही है बच्चों समझ में? तो हमारी इकोनॉमी में बच्चों 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 3। कितने फेज होते हैं बताओ एक बार मुझे फटाफट। कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 3 फेज। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। 1 2 3। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। सबसे पहला फेज होता है बच्चों प्रोडक्शन का। कौन सा फेज होता है हमारा? प्रोडक्शन। तो पहला फेज है बच्चों प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पादन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। दूसरा फेज होता है बच्चों हमारा कंजप्शन का। किसका? कंजप्शन। पहला प्रोडक्शन, दूसरा फेज कंजप्शन। यानी पहले प्रोडक्शन करो फिर उसका कंजप्शन करो। और तीसरा फेज कौन बताएगा? तीसरा फेज होता है बच्चों हमारा इन्वेस्टमेंट। कौन सा फेज होता है बच्चों हमारा? इन्वेस्टमेंट, निवेश। कौन सा फेज होता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट। हिंदी बोले तो निवेश। तो हमारे कितने फेज होते हैं? 3। कौन कौन से जल्दी बताओ? इकोनॉमी के कौन कौन से फेज होते हैं सर? प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। ये आपसे 1 मार्क्स MCQs में पूछ लिया जाएगा। सर पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन, तीसरा इन्वेस्टमेंट। आप मेरे साथ नोट्स बनाने के साथ साथ रिपीट भी करा कीजिए ताकि आपका माइंड उस चीज़ को बार बार सर्कुलेट करता रहे, रिपीट करता रहे और आपके दिमाग में वो बात बिल्कुल
फिट हो जाए। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन तीनों ही शब्द को एक एक करके मतलब समझते हैं कि क्या मतलब होता है बच्चों प्रोडक्शन का, क्या मतलब होता है कंजप्शन का। प्रोडक्शन वर्ड का मतलब अगर बच्चों हम समझें कि सर आप समझा रहे हो प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, तो हमने कहा ये तो बहुत आसान सा है, ये तो बहुत आसान सा है। प्रोडक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बच्चों एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग विच रिजल्ट, एनीथिंग विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिड, एनीथिंग विच रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिड, दैट इज जो कि क्या है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। टर्म आया है, टर्म आया, उठ के इसको हाईलाइट करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ, सर वैल्यू एडिड, सर वैल्यू एडिड, हाईलाइट करते हैं इसको। ठीक है, आप भी ऐसे मेरी तरह बादल बनाओ, बादलों में बनाओगे तो बिल्कुल मस्त रहोगे। ठीक है क्या, हाँ या ना? तो क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर दो ताकि आपको रिमेंबर रहे। ठीक है, क्या कहा हमने, कहता है कि बच्चों एनीथिंग विच रिजल्ट्स, एनीथिंग कुछ भी जिसका परिणाम, रिजल्ट मतलब परिणाम हो, वैल्यू एडिड कि आपके द्वारा करा गया कोई भी काम जिसके वजह से वैल्यू में एडिशन होता हो, मूल्यों में क्या होता बच्चों, वृद्धि होता। अब ये सर बात समझ में नहीं कि हमारे द्वारा करा गया कोई भी काम जिसका रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू में एडिशन होगा, कि आप कुछ भी करो और उसके करने की वजह से वैल्यू में एडिशन होगा, ऐसा क्या काम है सर? मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरी वीडियो क्या कर रहे हो बच्चों, देख रहे हो, आप मेरी वीडियो देखकर पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर कुछ काम करोगे, तो मैंने आपके नॉलेज में क्या करी है, मैंने आपके नॉलेज में क्या करी है, वैल्यू एडिशन करी है, मैंने आपके नॉलेज में क्या करा है, वैल्यू एडिशन करी है। और सर और समझाओ, एक और एग्जांपल, जब बच्चों आप पढ़ लिख जाओगे, अच्छी एक नौकरी करोगे, तो आप नौकरी करोगे तो किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में या किसी एमएनसीज में, बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर काम करोगे, तो आपके द्वारा जो काम किया जाएगा, तो जो आउटपुट होगा, तो आपके द्वारा काम करोगे तो वो भी क्या होगा, आप अपनी इकोनॉमी में किसी भी गुड्स, यानी किसी गुड्स का प्रोडक्शन करोगे या किसी को अपनी सर्विस दोगे, तो आपने क्या करा, आपने वैल्यू में क्या करी, एडिशन करी। आपके द्वारा इकोनॉमी में क्या कराएंगे, किसी भी गुड्स या सर्विसेज के वैल्यू में क्या करेगी बच्चों, एडिशन करेगी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और उससे देखकर आप पढ़ रहे हो, तो आपके नॉलेज में क्या हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है। ओके है क्या? यस सर। चले दूसरे पर, हाँ सर आवाज़ फटाफट। दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों हमारा, दूसरा पॉइंट है सर जी कंजप्शन। पढ़ के बताओ क्या है कंजप्शन। पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है क्या? बोलना है बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर, ताकि पड़ोसियों को भी पता चले कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ने में कंजूसी नहीं। कंजप्शन वर्ड का मतलब होता है बच्चों कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज for satisfaction, for satisfaction, for satisfaction of human wants, satisfaction of human wants। ठीक है क्या? क्या कहता है, पढ़ो इसको, क्या लिखा हमने कहा कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चों उपभोग। कंज्यूम वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट। कंज्यूम वर्ड का मतलब क्या होता है, उपभोग। अब सर उपभोग कंज्यूम ना, कोई बच्चा ऐसा होता है ना, पूछो मत, क्या कि सर जब हम कंज्यूम बात करते हैं तो वो हमेशा समझते हैं उस चीज़ को खा लेना। नहीं बाबू, उसका मतलब कंजप्शन भी होता है, यानी आप उसका उपभोग करो, इसका मतलब होता है आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। आप उसका क्या कर सकते हो, यूज़ कर रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो कंप्यूटर को खा थोड़ ना सकता हूँ, मैं कंप्यूटर का यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कंप्यूटर का क्या कर रहा हूँ, कंजप्शन कर रहा हूँ। आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहे हो, तो आप उसको खा थोड़ ना करो, खा रहे हो क्या, नहीं ना, आप उसका क्या कर रहे हो, यूज़ करो। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंजप्शन। वो भी किसका पार्ट हो गया, कंजप्शन का पार्ट हो गया। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि सर कंजप्शन का मतलब ना सिर्फ उसका क्या करना है, कंज्यूम करना है यानी खा लेना है।
प्यास लगी है तो पानी की तरफ पी लो, नहीं नहीं नहीं, आप वो पीना भी खाना भी होता है और साथ के साथ अगर आप किसी चीज़ का यूज़ करो, जैसे आपने जो शर्ट पैंट वियर करी है तो वो शर्ट पैंट आप खा रहे हो क्या, नहीं, हम उसका यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे, पार्ट ऑफ द कंजप्शन है। तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का क्या करना बच्चों, कंज्यूम करना, किसके लिए यूज करते हैं, ताकि हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो क्या हो जाए बच्चों, सेटिस्फाइड हो जाए, क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। अब इस वर्ड को हाईलाइट करेंगे कि कंजप्शन किस लिए करा जाता है, कंजप्शन किस लिए करा जाता है, कौन बच्चा बताएगा कंजप्शन किस लिए करा जाता है, सर जी ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करा जाता है बच्चों, कंजप्शन करा जाता है। बात आ रही है समझ में, जी सर। अब तीसरा टर्म की तरफ चले, हाँ, तीसरा टर्म क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। तीसरा टर्म क्या था बच्चों हमारा, इन्वेस्टमेंट। तो चलो देखते हैं इस वर्ड का मतलब ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है क्या, आ जाओ फटाफट देखते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब। इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब होता है बच्चों, माफ करना पेन थोड़ा सा पहले वाला आ गया, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट कहता है इट इज, इन्वेस्टमेंट इट इज द नेट एडिशन, इट इज द नेट एडिशन, नेट एडिशन, ठीक है, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, इट इज द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ठीक है क्या, हाँ या ना। एक और बात लिखेंगे इसके अंदर, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं। इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो द डिफरेंस, it is also the difference between, it is also the difference between production and, it is also the difference between production and consumption। कि प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है बच्चों, फटाफट बताओ, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का डिफरेंस भी क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे हमने दो बातें लिखी हैं, इसको फटाफट मेरे साथ आप हाईलाइट कर लो। पहले तो इसके लिए एक फटाफट क्या करेंगे, बॉक्स बना दो। बना रहे हो मेरे साथ बॉक्स, यस सर बना रहे, बनाओ 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 फटाफट बनाओ, ठीक है क्या, क्या लिखा मैंने, इसको हाईलाइट करो। नेट एडिशन, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, इसको हाईलाइट करेंगे। दूसरा क्या हाईलाइट करना है, दूसरा क्या हाईलाइट करना है, दूसरा आपको हाईलाइट करना है ये, इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का क्या होता है बच्चों, डिफरेंस होता है। अगर इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे कि सर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन माइनस में कंजप्शन, प्रोडक्शन माइनस में कंजप्शन, कि प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है बच्चों हमारा, क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस लाइन का मतलब कुछ ये था, ओके है क्या, बात आ गई समझ में, बिल्कुल अच्छे से। हाँ अब सर हमें ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो आपने टर्म लिखा है ना, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ये शब्द का मतलब समझ में नहीं आया। सर क्या है ये नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक एग्जांपल लेकर, आप इसे समझने की कोशिश करना, ठीक है क्या, हाँ या ना। मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास ना अभी दो कंप्यूटर है, कितने कंप्यूटर हैं, दो कंप्यूटर है। अब मैं दो कंप्यूटर से मैंने कर दिया इसको 5 कंप्यूटर, मैंने कितने कंप्यूटर कर लिया, 5 कंप्यूटर, यानी 3 कंप्यूटर और मैं खरीद कर लाया। मेरे पास 4 प्रोजेक्टर है, क्या है बच्चों, 4 प्रोजेक्टर है। अब मैं उनको बढ़ाकर मैंने उनको कर दिया 6 प्रोजेक्टर, कितने कर दिए मैंने, 6 प्रोजेक्टर। समझना बच्चों, एग्जाम्पल समझना, ठीक है। अब मेरे पास 10 चेयर है, कितनी चेयर है बच्चों, 10 चेयर्स हैं। तो मैंने क्या करा, उनको बढ़ाकर मैंने कर दिया 15 चेयर कर दी, कितनी चेयर्स कर दी, 15 चेयर्स, ठीक है क्या, बात आ रही समझ में। तो आप देखो, आप देखो मेरे पास पहले कितने कंप्यूटर थे, सर 2, आप कितने हो गए, 5। पहले कितने प्रोजेक्टर थे, 4, अब कितने हो गए, सर 6। पहले कितनी चेयर्स थी, 10, अब कितनी हो गई, 15। तो आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, हमने देखा कि सर इस एग्जाम्पल के अंदर कैपिटल स्टॉक, अब ये सब मेरे लिए क्या है बच्चों, स्टॉक है, ये सब मेरे क्या है, स्टॉक है, ये सब मेरे क्या है, स्टॉक। तो मैं इन्हें बोलूंगा कैपिटल स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हुआ, बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है, देखो तो
2 से कितना हो गया, 5 हो गया, तो बढ़ोतरी हुई है। 4 से कितना हो गया है, 6 हो गया है। 10 से कितना हो गया है, 15 हो गया। तो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज हुआ है। कैपिटल स्टॉक में क्या हुआ है, फटाफट बताओ, कैपिटल स्टॉक में क्या हुआ है? कैपिटल स्टॉक में इंक्रीजमेंट हुआ है। कैपिटल स्टॉक में क्या हुआ बच्चों, इंक्रीजमेंट हुई है। तो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीजमेंट हुई है, कितनी इंक्रीजमेंट हुई है बताओ तो फटाफट। सर आप अगर ये कहना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर में पहले कितने कंप्यूटर थे, 2, अब कितना कंप्यूटर हो गया बच्चों, ये कंप्यूटर हो गए 3 बढ़ गए हैं, ठीक है सर। फिर मेरा प्रोजेक्टर पहले कितने थे, सर प्रोजेक्टर पहले 4 थे, अब कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए हैं। तो कितने प्रोजेक्टर बढ़ गए, 2। आपके पास सर चेयर पहले कितनी थी, चेयर तो मेरे पास पहले 10 थी, अब कितनी चेयर्स हो गई, 15, कितना बढ़ गया बच्चों, ये भी +3 हुआ है, ये भी +2 हुआ है, ये भी +5 हुआ है। तो यही क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आपके स्टॉक में बढ़ोतरी होगी तो वो टर्म ही क्या कहलाता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप बच्चों इस टर्म को बहुत अच्छे से क्या कर सके हो, समझ चुके हो। तो ये मेरे लिए सारा इन्वेस्टमेंट ही तो था। बताओ, मैं आपको ये सारी चीज़ें लगाकर पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो जब भी आपके स्टॉक में वृद्धि होगी, किस स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक के अंदर, किसके अंदर बच्चों, कैपिटल स्टॉक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृद्धि, उसे ही क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। बात आ रही है समझ में, क्या आप समझ गए अब इस वर्ड का मतलब, जी सर। तीनों वर्ड समझ में आ गए, तीनों वर्ड समझ में आ गए, हाँ या ना। एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में फटाफट। इकोनॉमी क्या होती है जल्दी बताओ। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, देता है, क्या प्रोवाइड करता है, लोगों को मीन्स टू वर्क। क्या प्रोवाइड करता है, मीन्स टू वर्क, जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं, मीन्स ऑफ लिविंग। मीन्स ऑफ लिविंग का मतलब आम भाषा में समझे तो पैसा कमाते हैं। हमारी इकोनॉमी के कितने फेज होते हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, आप इसे एक्टिविटीज कह दो या फेज कह दो, दोनों ही शब्द का मतलब क्या होता है, सेम। सर प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एनीथिंग विच रिजल्ट इन वैल्यू एडेड, आपके द्वारा करा गया कोई भी काम, जिस काम को करने की वजह से मूल्यों में क्या होती है, वृद्धि होती है, वैल्यू में क्या होती है, एडिशन होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके नॉलेज में क्या हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रही है, तो वो क्या कहलाया, प्रोडक्शन कहलाया। कंजप्शन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना, कंजप्शन करना। कंजप्शन वर्ड का मतलब यूज करना, गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूमिंग करना। कंज्यूम मतलब यूज करना। क्यों यूज करना, तो लोग यूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल स्टॉक के अंदर नेट एडिशन, कैपिटल स्टॉक के अंदर वृद्धि जो होती है उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट होता क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या होती है सर, प्रोडक्शन और कंजप्शन, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको हमने एक एग्जांपल से भी समझ लिया, हाँ या ना। आगे चले, आगे चले क्या, अब हमें एक नया टर्म सीखना है बच्चों, हमें एक अब नया टर्म सीखना है। एक अब हमें क्या सीखना है बच्चों, नया टर्म सीखना है। कौन सा टर्म सीखना है, सीखने की कोशिश करेंगे। अब हमें सीखना है एक नया टर्म, दैट इज सेक्टर। कौन सा वर्ड आया बच्चों, सेक्टर्स, कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि क्लास 12 के अंदर हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कितने हुए हैं बच्चों, 4। मैं एक एक का नाम लिखता हूँ। सबसे पहले सेक्टर का नाम है बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर। बोल के बताओ, फटाफट बोल के बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे, मैं जहाँ पे कहूँ ना मुझे बोल के दिखाओ, वहाँ पे टाइम स्लैप डालकर मुझे इन्फॉर्म करा दो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। पहला होता है बच्चों हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा होता है बच्चों हमारा फर्म सेक्टर। कौन सा सेक्टर, फर्म सेक्टर। बोल के बताओ फटाफट, फर्म सेक्टर। तीसरा होता है बच्चों हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। कौन सा सेक्टर बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है क्या। तीसरा सेक्टर कौन सा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। चौथा होता है बच्चों हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है क्या। इसे शॉर्ट में रॉ बोलते हैं, ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फॉरेन सेक्टर। क्या कह सकते हैं हम, फॉरेन सेक्टर। इसको हटा दो, आप इसकी जगह लिख दो फॉरेन सेक्टर, अगर आप ये नहीं कहना चाहते तो, विदेशी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। बहुत आसान सा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना आसान है कि हम सोच नहीं सकते। हाँ इतना ही आसान है, आप इतनी छोटी छोटी बातें थोड़ा ना सोचोगे। आप तो इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो कि नहीं हो, बोलो हाँ सर हम तो हैं। तो आप इतना छोटा छोटा काम थोड़ा ना करोगे, नहीं सर हम बड़े बड़े काम करेंगे, बिल्कुल, ठीक है क्या। आओ फटाफट। पहला हो गया बच्चा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा कौन सा सेक्टर हो गया, फर्म सेक्टर, तीसरा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा हो गया फॉरेन सेक्टर, ठीक है क्या। क्या मैं गवर्नमेंट की स्पेलिंग पूरी लिख दूं,
क्या मैं गवर्नमेंट की स्पेलिंग पूरी लिख दूँ क्या? कहीं आप समझो कि सर आपको स्पेलिंग नहीं आती है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है क्या? वरना आप समझ लो कि सर को तो स्पेलिंग ही नहीं आती इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है क्या? गवर्नमेंट, ठीक है। इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? GOVT। ध्यान रहेगा ना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। देखो सर गलत कर दी ना आपने, सही कहा, नहीं आती, गवर्नमेंट। ओके है क्या? ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब बात करते हैं एक एक करके इनकी। क्या होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, क्या होता है हमारा फर्म सेक्टर, क्या होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और क्या होता है हमारा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ सर, फॉरेन सेक्टर। कौन सा सेक्टर? फॉरेन सेक्टर। तो क्या डिफरेंस है सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या होता है ये? फटाफट से हम समझते हैं इनको, ठीक है क्या बच्चों? बहुत आराम से समझेंगे। चलो आओ, हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? पहला आया हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे बच्चों, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से, ठीक है? यही तो बच्चों मजा है, जिस काम को जल्दी जल्दी में करते हैं तो वो काम बहुत खराब होता है, और जल्दबाजी का काम ना हमें अच्छा लगता है और ना आपको अच्छा लगता है। सही कहा कि नहीं कहा? ठीक है क्या? बिल्कुल बारीकी से बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे आपको, बिल्कुल धीरे धीरे, बस आप समझते रहिए मेरे साथ, जल्दबाजी आप मत कीजिएगा। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? तो आपको एक भाषा में बताऊं, एक भाषा में बताऊं, यहाँ पर नहीं कि ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे भैया हैं, ठीक है क्या? आप जानते हो क्या इनको? आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो, मिल चुके हो कि नहीं मिल चुके हो? बिल्कुल मिला होगा। क्या नाम है इनका? मैं बताता हूँ, ये गब्बर है। क्या है? ये गब्बर है। चल गब्बर इधर है तू, ये हमारे गब्बर भाई साहब, ठीक है क्या? आ जाओ। तो ये जो भी, ये है जो भी कंज्यूम करेंगे, जो कुछ भी कंज्यूम, कंज्यूम आप कंज्यूम कह दो या फिर यूज करता है, क्या करता है? कंज्यूम या फिर बोलो फटाफट, यूज करता है। जो कुछ भी ये क्या करता है? कंज्यूम करता है या फिर यूज करता है। अब कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है क्या? तो वो उसे मैं अब इसे क्या कहूंगा? अब इसका नाम बताते हैं, तो इसे क्या कहूंगा? ये हमारे लिए कहलाएगा बच्चों हाउस होल्ड। क्या कहलाएगा? हाउस होल्ड। मैं अब इसे हाउस होल्ड कहूंगा। ओए हाउस होल्ड इधर आ, हाउस होल्ड इधर आ। तो हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर वो लोग आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर बच्चों वो लोग आते हैं जो किसका काम करते हैं? कंज्यूमिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कंज्यूम का काम करते हैं, किसी चीज को यूज का काम करते हैं। या तो आप कंज्यूम करोगे या यूज करोगे, किस चीज का कंज्यूम करेंगे और किस चीज का यूज करेंगे। तो कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोज पीपल हु कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर कहलाएंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कौन लोग आते हैं? कौन लोग आते हैं जल्दी से बताओ, कौन से लोग आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कौन से लोग आते हैं सर? वो लोग जो क्या करते हैं? कंज्यूमिंग करते हैं। कंज्यूमिंग किस चीज का करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो वो सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर कहलाएंगे। जैसे आप अभी अपने मोबाइल फोन का यूज करके या कंप्यूटर का यूज करके आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आप मेरी वीडियो को देखकर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कौन कहलाओगे? आप कहलाओगे हाउस होल्ड सेक्टर। क्या कहूंगा मैं आपको? हाउस होल्ड सेक्टर। बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि आप किसी के गुड्स या किसी की सर्विसेज का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। बात आ गई ना समझ में? यस सर। तो बताओ फटाफट, हाउस होल्ड सेक्टर क्या काम करता है? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कौन से लोग आते हैं? तो सर हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर वो लोग आते हैं जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं, कंज्यूमिंग करते हैं। ओके है क्या? यस सर। अगले टर्म पे चले। हाँ सर, अगला टर्म है बच्चों हमारा फर्म सेक्टर। कौन सा सेक्टर बच्चों? फर्म सेक्टर। फटाफट बोलेंगे सर जी फर्म सेक्टर। अब ये फर्म सेक्टर क्या काम करता है आओ देखते हैं। फर्म सेक्टर क्या काम करता है? पढ़े पढ़े क्या बता दो, हाँ या ना बोल दो एक बार। बिल्कुल सर, फर्म सेक्टर। तो फर्म सेक्टर क्या करता है? फर्म सेक्टर के वो लोग आते हैं, फर्म सेक्टर के अंदर वो लोग आते हैं जो प्रोडक्शन या फिर
इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो क्या काम करती है, प्रोडक्शन करती है या फिर इन्वेस्टमेंट करती है। तो फॉर्म सेक्टर क्या होती है बच्चों, फॉर्म सेक्टर वो सेक्टर होती है जो प्रोडक्शन करती है या फिर इन्वेस्टमेंट करती है। हाईलाइट करें इसको, हाईलाइट करो, या तो प्रोडक्शन काम करेगी या फिर हाईलाइट का काम करेगी, तो माफ करना इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। आपको हाईलाइट बुलाते बुलाते मैं भी हाईलाइट हो गया हूँ। तो बताओ फॉर्म सेक्टर कौन सी होती है, तो फॉर्म सेक्टर वो सेक्टर होती है जो या तो प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी वैल्यू में एडिशन हो रहा है, अभी पढ़ाया, वैल्यू में एडिशन होना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। या फिर इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्म सेक्टर। तो एक ऐसा सेक्टर यानी वो लोग जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उन्हें कौन सा सेक्टर कहते हैं, फॉर्म सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्म सेक्टर। जैसे मैंने आपके लिए अभी एग्जांपल दिखाया, अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, क्या दिखाया, इधर 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 इधर, ये आपको पढ़ाने के लिए मैंने कंप्यूटर लगाया हूँ, फिर मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा है, और फिर मैंने आपको पढ़ाने के लिए चेयर लगा रखा है। तो मैं यूज़ थोड़ा ना कर रहा हूँ इसका, मैं तो आपको पढ़ाने के लिए पैसे लगा रहा हूँ, जिसके द्वारा आप लोगों को पढ़ाकर फिर मैं आपसे थोड़ी थोड़ी फीसेज लेता हूँ। एक टीचर काम यही करता है। तो मैंने तो यूज़ नहीं करा, मैं तो इसको पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो ये पढ़ाने के लिए लगाए हैं आप सभी के लिए। तो मैं कौन हूँ, इन्वेस्टर हूँ। मैं कौन हूँ, इन्वेस्टर हूँ, मतलब मैं फॉर्म सेक्टर हूँ। कौन सा सेक्टर हूँ मैं, फॉर्म सेक्टर हूँ। कौन सा सेक्टर हूँ मैं, फॉर्म सेक्टर। या फिर आप मुझे प्रोड्यूसर कह सकते हो, क्या कह सकते हो, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर। बात आ रही है ना समझ में, समझ गए होगे, जो पैसा लगाता है या फिर जो प्रोडक्शन करता है। तो देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया, फॉर्म सेक्टर। आप तो उसका यूज कर रहे हो, तो आप कौन से सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड सेक्टर। बात आ गई समझ में। अब जो तीसरा है वो भी देख लो बच्चों, तीसरा कौन है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में तो आप तो जानते ही हो, गवर्नमेंट को तो आप जानते ही हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, बता दो फटाफट। यस सर, गवर्नमेंट को तो हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। आ जाओ फटाफट देखते हैं बच्चों। गवर्नमेंट का मतलब होता है बच्चों हमारी सरकार, हमारी सरकार। अब सरकार क्या करती है, बताओ बताओ सरकार क्या करती है। तो सरकार देखो दो काम करती है। सरकार क्या काम करती है, दो काम करती है। क्या क्या सर, एक काम दो काम, क्या क्या सर, दो काम। एक तो होता है बच्चों टैक्स, एक क्या होता है, टैक्स। या तो वो हमसे क्या लेती है, टैक्स लेती है, सरकार हमसे क्या लेती है बच्चों, टैक्स लेती है, ठीक है क्या। और दूसरा और दूसरा और दूसरा क्या काम करती है, सब्सिडी। दूसरा क्या काम करती है बच्चों, सब्सिडी। तो या तो हमसे टैक्स लेगी और हमें क्या देती है, सब्सिडी देती है। बोलो यही काम करती है ना, हाँ, सरकार हमसे टैक्स लेती है और सब्सिडी देती है। और भी बहुत सारे काम करती है, रोड बनवाना, आपके कॉलेज, आपके स्कूल्स वगैरह, सरकारी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सारा का सारा काम कौन करती है, सरकार करती है। बात आ गई बच्चों समझ में। अच्छा, ये टैक्स और सब्सिडी किससे लेती है और किसको देती है, टैक्स और सब्सिडी किससे लेती है और किसको देती है, जल्दी से बताओ, किससे टैक्स लेगी, किसको सब्सिडी देती है। तो देखो हमारे पास दो सेक्टर अभी हमने पढ़े, कौन कौन सा, एक पढ़ा बच्चों कौन सा हमने, हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा पढ़ा, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है क्या। दूसरा कौन सा पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, हमने दूसरा पढ़ा फॉर्म सेक्टर। कौन सा सेक्टर पढ़ा बच्चों, फॉर्म सेक्टर। तो एक आया हाउस होल्ड सेक्टर, कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा कौन सा आया, फॉर्म सेक्टर। कौन सा आया, फॉर्म सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है, टैक्स चार्ज, यानी उनसे टैक्स चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, लेती है, टैक्स लेती है, पैसा दो मुझे टैक्स दो, लेती है कि नहीं लेती है सरकार, ठीक है क्या। एंड प्रोवाइडेड सब्सिडी, और उनको क्या करती है, प्रोवाइडेड करती है सब्सिडी, प्रोवाइडेड सब्सिडी, ठीक है। अब इस सब्सिडी क्या होता है, ये मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल पढ़ेंगे कि सब्सिडी किसे कहते हैं, टैक्स कैसा होता है, कौन सा टैक्स लेती है, वो हम बात की बातें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस ध्यान रखो कि गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार का क्या काम होता है। तो ये क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर से क्या लेती है, टैक्स और सब्सिडी काम करती है। और उसके अलावा दो कामें और करती हैं। कौन कौन से काम, वो भी बता दूं क्या, आ जाओ सर इतना कह दिया तो वो भी बता दो, बिल्कुल बताता हूँ, आ जाओ देखो फटाफट कौन कौन से काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। कौन कौन से, देखो तो एक सरकार का जो बच्चों खर्चा होता है उसे बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजप्शन
एक्सपेंडिचर। और फिर क्या करती है सरकार, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है। अच्छा सर ये तो हमें पता ही नहीं था, कैसे कैसे एग्जाम्पल बताओ? अभी बताता हूँ, देखते रहो बस आप। तो ये दोनों काम कौन करता है बच्चों? सरकार करती है। कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट आप इसे कह सकते हो एक्सपेंडिचर, कि सरकार हमारे लिए खर्चा भी करती है। कितने खर्चे करती है जल्दी से बताओ सर? एक करती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा काम करती है बच्चों? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है क्या सर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो आप बच्चों इसे मान लो राशन की दुकान, राशनिंग। क्या सरकार आपको राशनिंग देती है? क्या आपको राशन की दुकान पे राशन मिलता है? हाँ। तो सरकार का वो खर्चा क्या कहलाता है बच्चों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सरकार का ये खर्चा क्या कहलाता है बच्चों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे आप डिस्पेंसरी में जाकर फ्री इलाज में फ्री में दवाइयाँ लाते हो, तो सरकार का वो खर्चा कौन सा है बच्चों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो। हाँ, जैसे दिल्ली के अंदर अभी महिलाओं के लिए पिंक कार्ड चल रहा है, जिसके अंदर उनको डीटीसी बस में ट्रैवलिंग फ्री होती है, तो सरकार का कौन सा खर्चा हो गया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। आप सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो बिना फीस दिए, तो सरकार का कौन सा खर्चा हुआ? कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। बात आ रही है समझ में? और सर इसका एग्जांपल बता दो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये सरकार का क्या है बताओ जल्दी से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन्वेस्टमेंट है। जो आप रोड देख रहे हो बच्चों, रोड्स, ये भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जो आप रेलवे देख रहे हो बच्चों, वो भी क्या है हमारे लिए? इन्वेस्टमेंट है, रेलवेज। सही है क्या? और ऐसे सरकार के बच्चों बहुत सारे क्या करते हैं? खर्चे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चे होते हैं। ठीक है क्या? अब कंजप्शन भी होता है और ये इन्वेस्टमेंट भी। तो आपको बस ये नॉलेज पर्पस के लिए ध्यान रखना, अभी इनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है क्या? तो चलो एक बार मुझे फटाफट बता देंगे, एक बार मुझे फटाफट बताएंगे क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने? कितने सेक्टर होते हैं बच्चों? 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से सर? हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फिर हो गया फर्म सेक्टर, फिर हो गया गवर्नमेंट सेक्टर और फिर हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है? कंजप्शन करता है। फर्म सेक्टर क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। लिख दे इस बात को, लिख दे। प्रोडक्शन ऑफ लिख दो यहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात आ रही समझ में? यस सर। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है बच्चों? उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उसे कौन सा सेक्टर कहते हैं बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखना कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट भी होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट होता है। आप इस शब्द को मत भूल जाना, इस शब्द को मत भूल जाना। ठीक है क्या? ओके। गवर्नमेंट क्या करती है सर? हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर से या तो उनसे टैक्स लेती है और उनको क्या देने का काम करती है? सब्सिडी। सरकार इसके साथ साथ सरकार कुछ खर्चे भी करती है, जिन्हें हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जैसे राशन की दुकान है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर जैसे सरकार की स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, रोड, रेलवे और बहुत सारी चीजें। ठीक है, आखिरी की तरफ चलें। यस सर, आखिरी की तरफ आ जाओ। आखिरी कौन सा सेक्टर है बच्चों हमारा? बताओ फटाफट। सर आखिरी सेक्टर था हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये तो बहुत ही आसान से, इसे शॉर्ट में हमने क्या कहा था? हमने इसका दूसरा नाम क्या बताया था? फॉरेन सेक्टर। क्या बताया था बच्चों हमने? फॉरेन सेक्टर। ध्यान रखना बच्चों। ओके क्या? और इसे मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ? रॉ, ROW, रॉ। ठीक है। अब ये क्या होता है? अब ये होता क्या है सर? ये तो बता दो, ये होता क्या है? बिल्कुल बताऊंगा, देखो कैसे बताता हूँ, इतना आसान सा। आपको पता है हम कहाँ रहते हैं? ये जो भाई साहब है ना, ये जो भाई साहब है, ये भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये? भारत में रहते हैं, भारत में रहते हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं, भारत में रहते हैं। तो इनके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? यानी रॉ का मतलब, किसी ने पूछा कि आप बताओ रॉ का मतलब क्या है, तो मैं गया और मैंने इनको बताया कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, आप कहाँ के रहने वाले हो भाई साहब? तो इन्होंने बोला मैं तो सर इंडिया का रहने वाला हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो भैया भारत को छोड़कर, भारत को छोड़कर, अरे भारत किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आप किसी इंडिविजुअल का मत समझना। यानी इंडिया, इस कंट्री को छोड़कर, भारत को छोड़कर, दुनिया के जितने भी देश बच गए भारत को छोड़कर,
दुनिया दुनिया के जितने भी देश बच गए वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, रॉ। इनके लिए क्या हो गया, रॉ। आप चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, रूस हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, आकाश हो, पताल हो, कोई सा भी ब्रह्मांड हो, कोई गैलेक्सी हो, सब इनके लिए क्या है बच्चों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी आप जिस देश के रहने वाले हो उस देश को छोड़कर दुनिया के जितने भी देश हैं वो सभी आपके लिए क्या कहलाएंगे बच्चों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रॉ कहलाते हैं। ठीक है क्या? तो बताओ इस चुंगू मुंगू व्यक्ति के लिए, ये हमारे गब्बर भाई साहब के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है? तो ये गब्बर भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के, यानी भारत के। तो इनके लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ, इंडिया को छोड़कर, भारत को छोड़कर दुनिया के बचे देश, सारे के सारे देश, भारत को छोड़कर, भारत को छोड़कर दुनिया के, दुनिया के सभी देश, दुनिया के सभी देश। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोल दो फटाफट। यस सर। माफ करना बच्चों, ये थोड़ा सा इसको मैं सही करता हूं। दुनिया को छोड़कर, सॉरी, भारत को छोड़कर दुनिया के, दुनिया के सभी देश। बात आ गई बच्चों समझ में? हाँ या ना? अब जितने भी देश बच गए ना वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम क्या करते हैं, तो ये बच्चों रिलेटेड होता है, रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है फटाफट देखेंगे, फटाफट देखेंगे किससे रिलेटेड होता है, आ जाओ। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होते हैं बच्चों, हम सिर्फ दो काम करते हैं, दुनिया के देशों से इंटरेक्ट होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो रिलेटेड विद, रिलेटेड विद इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि हम क्या करते हैं बच्चों, दुनिया के बाकी देशों के साथ इंपोर्ट करते हैं और क्या काम करते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, काम करते हैं इंपोर्ट करने का काम करते हैं और क्या काम करते हैं, एक्सपोर्ट। किस चीज़ का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज का क्या करने का काम करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो उसे कौन सा सेक्टर करते हैं बच्चों, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर। क्या आप ये चारों सेक्टर समझ गए बहुत ही आसानी से? हाँ सर समझ गए। आगे चलें, अगला जो हमारा बच्चों टर्म है, जो हमारा अगला टर्म है बच्चों, अब अगले टर्म पे चलते हैं। ठीक है, एक बात का बच्चों और ध्यान रखोगे, एक बात आप और ध्यान रखोगे, देखो मेरे दिमाग से निकल गया, फटाफट आ जाओ एक बार ऊपर आ जाओ, ऊपर 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 ऊपर, कहाँ पे सर, यहाँ पे, यहाँ पर एक बच्चों नोट डाल के और लिखोगे मेरे साथ, मेरे साथ एक नोट और लिखेंगे। क्या, एक नोट और लिखेंगे। क्या नोट लिखना है सर, आपको नोट ये लिखना है कि बच्चों इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लिखो, मेरे साथ लिखो इन्वेस्टमेंट, मेरे साथ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं बच्चों। इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। बस ये समझ लो, अभी अभी आप बस लिख लो, जब इसका समय आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा और फिर इसका मतलब बताऊंगा। ठीक है क्या, कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इसका सही मतलब टाइम आने पे मैं बताऊंगा, बस अभी आप इसको समझ लो। ठीक है क्या, चलो आ जाओ आगे, आगे जाओ फटाफट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलते हैं आगे। अब हमें समझना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। ठीक है क्या, समझिएगा। अब हमें क्या समझना है, अब हमें एक समझना है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इकोनॉमिक्स। क्या समझना है बच्चों हमें, इकोनॉमिक्स। कि इकोनॉमिक्स, अब आपने ये इकोनॉमिक्स क्लास 11 में पढ़ रखी है, पढ़ रखी है ना कि पढ़ रखी है, तो बस मैं इसे रिकॉलिंग करा दे रहा हूँ, फटाफट देख लो एक बार। सर इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है। इकोनॉमिक्स कितने तरह की होती है बच्चों, दो। एक होती है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है बच्चों कौन सी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होती है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है बच्चों हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बातें आ रही है समझ में? यस सर बोलो। हाँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। आप पढ़ाओ और समझ में ना आए, हाँ हो सकता है ऐसा आपको समझ में ना आए, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बताओ इकोनॉमिक्स कितने तरह की होती है बच्चों, दो। एक कौन सी होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक कौन सी होती है बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स।
सर क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज समझा देता हूँ बच्चों। अगर आप ढंग से देखो तो इस वर्ड को लिखूँ जरा, माइक्रो, MICRO, इस वर्ड को लिखो MACRO, ठीक है क्या। अब ये दोनों वर्ड में देखो क्या सिमिलरिटी है, कोई बच्चा बताएगा सिमिलरिटी क्या है। सर M दोनों में सेम है, ओके। I और A अलग है, बाकी C यहाँ पे भी, C यहाँ पे भी, R यहाँ पे भी, R यहाँ पे भी, O यहाँ पे भी, R। तो फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क है बस बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है I, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, बस यही तो डिफरेंस है। आई का मतलब होता है बच्चों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी यहाँ पे एक एक व्यक्ति के बारे में, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में पढ़ाई कर जाती है, सबके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एग्रीगेट यूनिट्स, यहाँ पे सबके बारे में जानना होता है, ठीक है क्या। मतलब आप इसे बच्चों एग्रीगेट्स कह दीजिए, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे बाबू फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, इधर मान लो आप एक जंगल है, फॉरेस्ट क्या है हमारा, फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट किससे मिलकर बना होता है, ट्रीज से, पेड़ों से। किससे बना होता है, पेड़ों से, ठीक है क्या। तो जब यहाँ पर अब अंकल, यहाँ पे गब्बर अंकल को लाते, चलो ये राजू भैया हैं, ये कौन है, राजू भैया। राजू भैया इधर आओ आप, राजू भैया आप इधर आओ यार, आप किधर जा रहे हो। तो राजू भैया कह रहे हैं मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, अरे इतने बड़े हो गए आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो। तो कह रहा है मैं PhD कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम कुछ भी करो हमें क्या करना, तुम कुछ भी करो हमें क्या करना, ठीक है क्या। तो राजू भैया से पूछा, राजू भैया आप किस चीज़ की स्टडी करते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं स्टडी कर रहा हूँ ट्रीज के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा, स्टडी ऑफ ट्रीज। किसके बारे में पढ़ाई कर रही है, स्टडी ऑफ ट्रीज। तो जब कोई पेड़ के बारे में, यानी सिर्फ पेड़ों के बारे में पढ़ाई कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब राजू भैया से पूछा कि राजू भैया आप कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने कहा पढ़ाई करने जा रहा हूँ जंगलों के बारे में। किसके बारे में जा रहा हूँ, जंगलों के बारे में। तो इन्होंने बोला स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। तो उसे क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहा हमने, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो गया इसको, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो जब आप बच्चों जंगल के बारे में पढ़ाई करते हो, पूरे जंगल के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो। और जब आप सिर्फ पेड़ों के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, तो उसे क्या बोलते हैं, माइक्रो। यानी किसी एक चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और उससे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात आ रही है समझ में, यस सर। तो माइक्रो वर्ड रेफर करता है बच्चों एग्रीगेट की तरफ, मैक्रो वर्ड किसको रेफर करता है बच्चों, एग्रीगेट या फिर इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल। बात आ रही है समझ में। और जो हमारा माइक्रो होता है वो इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, इंडिविजुअल। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक एग्जांपल, ठीक है क्या। आपका एक पेपर हुआ, मैंने पूछा आपके कितने नंबर आए हैं, तो मैंने सिर्फ आपसे पूछा है आपके कितने नंबर आए हैं, तो सिर्फ आपके बारे में पूछा, तो आपके बारे में पूछा तो क्या हो गया, माइक्रो। मैंने पूछा पूरी क्लास के कितने ओवरऑल मार्क्स आए हैं, तो पूरी क्लास में आपने कहा कि सर हमारी क्लास के तो 38% मार्क्स आए हैं, तो आपके पूरी क्लास के बारे में पूछ रहा हूँ ना अब मैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मैक्रो। तो जब सिर्फ आपके बारे में पूछा गया, माइक्रो। जब आपकी पूरी क्लास के बारे में पूछा गया तो मैक्रो। एक बेसिक एग्जांपल है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बोल दो, यस सर। दूसरा क्या हुआ बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है बच्चों वो क्या करती है, एग्रीगेट के बारे में करती है, ठीक है क्या, यस सर। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी इंडिविजुअल ऑफ ट्रीज हो गया, आप ऐसा लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताएं। और ये स्टडी ऑफ क्या हो गया बच्चों, फॉरेस्ट, ओके है क्या। अब जरा बात करें तो बच्चों जो माइक्रो वर्ड है ना, एक माइक्रो वर्ड किससे बना हुआ है, ये माइक्रो वर्ड बना हुआ है बच्चों माइक्रोज से। किससे बना हुआ है, माइक्रोज से। किससे बना हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोज। किस वर्ड से बना हुआ है, माइक्रोज। और माइक्रोज वर्ड का मतलब होता है बच्चों हाउस होल्ड। माइक्रोज वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, हाउस होल्ड। बात समझ में आ रही है क्या, यस सर। और मैक्रो वर्ड किससे डिराइव हुआ है, तो डिराइव फ्रॉम, माफ करना बच्चों थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, डिराइव्ड फ्रॉम मैक्रोज, ठीक है। और मैक्रो वर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मैक्रोज वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, इकोनॉमी। मैक्रो वर्ड का मतलब इकोनॉमी, ठीक है क्या, हाँ या ना, इकोनॉमी एज अ
होल, यानी पूरी इकोनॉमी के बारे में, पूरे भारत देश के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या ध्यान रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल सर ध्यान रहेगा। तो अब हमें एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस पढ़ना है, किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ना है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इधर लिखते हैं हम बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इधर लिखेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मेरे साथ समझेंगे डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कभी कभी आपसे पेपर में 3 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स, के माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो समझोगे मेरे साथ इसका डिफरेंस? हाँ या ना बोल दो। यस सर समझा दो, आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसीलिए तो आया हूँ, आपको समझाऊंगा इसका मतलब। चलो ठीक है, क्या आ जाओ फटाफट समझते हैं, फटाफट समझ जाते हैं इसका मतलब। लाइन थोड़ी टेढ़ी हुई है ना, चलो कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लोगे या मैं खींच दूँ दोबारा? सर हटा दो, दोबारा खींच देता हूँ, ठीक है, वरना मुझे परेशान करेगी लाइन। मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। अब ठीक है, अभी भी टेढ़ी है, चलो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। आ जाओ फटाफट देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होती है? फटाफट बताएंगे कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, बताओ। मैंने आपको समझाया अभी डेफिनेशन, अभी मैंने आपको डेफिनेशन समझाई क्या? हाँ या ना? यस सर आपने समझाई। क्या समझाई डेफिनेशन बच्चों, बताओ तो। हमने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले सर मीनिंग क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? तो हमने कहा बच्चों स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि आप किसी भी इकोनॉमी की जब इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है बच्चों? स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरे इकोनॉमी के बारे में, पूरे भारत देश के बारे में, एंड इट्स एग्रीगेट, और साथ के साथ इसके एग्रीगेट्स, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाईलाइट कर लें एक बार, क्या पढ़ा इसके अंदर, क्या पढ़ा हमने? क्या कहा कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, तो उसे क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जब आप पूरे देश के बारे में पढ़ाई करोगे, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाई करोगे, तो उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं एक बार। हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक पढ़ रहे हैं हम बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स। आया समझ में? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, फटाफट बताओ। टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बताओ, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो टूल्स क्या होते हैं बच्चों? टूल्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे एक छोटी सी हेडिंग, टूल्स। तो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं ना वो बच्चे होते हैं डिमांड, इंडिविजुअली डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। आप सिंपल डिमांड एंड सप्लाई भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई। तो फटाफट बताओ क्या होते हैं हमारे टूल्स? क्या होते हैं? फटाफट बताएंगे सर। इंडिविजुअली डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई किसके टूल होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या टूल होते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या टूल होते हैं? टूल्स। इसके क्या टूल्स होते हैं? एग्रीगेट डिमांड, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे इस बुक में चैप्टर है बच्चों। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये इसके क्या होते हैं बच्चों? टूल्स होते हैं। ठीक है क्या? तो इसके टूल्स क्या होते हैं? हाईलाइट करें। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट में बोलते हैं ADAS। क्या बोलते हैं बच्चों? AD, इसका उठा लो ADAS।
एएस, एडी एंड एएस, ठीक है क्या। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव, कि आखिर हम इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य क्या है आपका, क्यों कर रहे हो भैया आप ये, हम क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों इट एम्स, यानी इसका उद्देश्य, इट एम्स टू determine, it's aim to determine the price, it's aim to determine the price of a commodity, price of a commodity or factor of production, factor of production, ठीक है, हाँ या ना। इसका एम क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, आप इसमें पढ़ाई क्यों करते हो, आप क्यों किसी इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, क्या काम है उसका पढ़ाई करने का, कोई काम है क्या, कहा हाँ क्या काम है, तो कहता है डिटरमाइन वर्ड का मतलब निर्धारित करना है, यानी मुझे ये जानना है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, तो किसी गुड्स के प्राइस को जानने के लिए हमें उसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो इट्स एम टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमें किसकी स्टडी करनी पड़ती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जल्दी बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लिखो फटाफट लिखो, इट्स एम, इट्स, ठीक है, इट एम्स टू determine, its aim to determine income and employment level of the economy, income and employment level of the economy, income and employment level of the economy। तो इसमें क्या जानना होता है कि हमारी इकोनॉमी का डिटर्मिनेशन करना है, किस चीज का डिटर्मिनेशन करना है भैया, कि आपकी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल है, यानी आपकी इकोनॉमी में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और कितने लोगों के पास रोजगार है, काम वगैरह है। तो अगर आपको यह जानना है तो आप किसके बारे में पढ़ाई करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई करो। बात आ रही है समझ में। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चले। यस सर, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 कहता है बच्चों ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो अदर नेम, इसका मतलब अदर नेम। तो बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी का नाम से जाना था, ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। किस नाम से जाना था बच्चों, प्राइस थ्योरी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम अपने गुड्स एंड सर्विस के प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं, इसलिए से किस नाम से जानते हैं, प्राइस थ्योरी। और बात करें इसका, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या नाम होता है बच्चों, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। डायरेक्टली लिख दूं, यस सर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। नीचे लिख दूं क्या, नीचे लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दो सर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, वहां दिखाई नहीं दे रहा था, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बात है, आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना। तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मुझे फटाफट बताओ एक बार, क्या सर क्या, कि इसका दूसरा नाम क्या होता है सर। ये तो बहुत गंदा सा लग रहा है बच्चों, इसको हटा देते हैं, ठीक है क्या, हल्का ले लेते हैं। इसका दूसरा नाम होता है सर प्राइस थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी। और इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम सर प्राइस थ्योरी, इसका दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। चले पांचवें पॉइंट की तरफ चले। यस सर, पांचवा पॉइंट होता है बच्चों इसके एग्जाम्पल। इसके क्या लिख लो बच्चों आप, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिख लो बच्चों आप, इंडिविजुअल इनकम। आप कितने रुपए कमाते हो, तो मैं सिर्फ तो आपके बारे में पूछ रहा हूँ, तो एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा हूँ, तो इंडिविजुअल इनकम ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ऐसे ही इंडिविजुअल आउटपुट, कि आप कितना काम करते हो, आप कितना काम कर सकते हो अकेले, तो वो इंडिविजुअल आउटपुट, कि एक अकेला व्यक्ति कितना काम करके दे सकता है। ठीक है क्या, हाँ या ना। आप और लिख सकते हो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटल इनकम, कि एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है। इन दोनों शब्दों का मतलब सेम है बच्चों, ठीक है क्या, इंडिविजुअल इनकम, पर कैपिटल इनकम, दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, इंडिविजुअली डिमांड कह सकते हो,
इंडिविजुअली डिमांड, और आउटकम मतलब सप्लाई। तो इंडिविजुअली डिमांड और इंडिविजुअली सप्लाई, ये इनके एग्जाम्पल हो, और कुछ और भी हो सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो। पांचवा, इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या एग्जाम्पल होंगे, जल्दी से बताओ सर। नेशनल इनकम, अब मैं आपके बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में पूछ रहा हूँ, तो नेशनल इनकम, तो जब पूरे देश के बारे में पूछूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो। अभी मैंने इंडिविजुअली आउटपुट, अब मैं पूछ रहा हूँ पूरे देश का, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो कौन सा, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट। ठीक है, क्या बात आ रही है समझ में, सही है, ओके है क्या। ऐसे ही आप और लिख सकते हो क्या, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना है आपको, तो पूरे देश में, पूरे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें। ठीक है, 3 एग्जाम्पल बहुत है। हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको बता दो, हाँ या ना, आई कि नहीं आई, आ गई क्या समझ में, बोल दे यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, लॉक कर दिया जाए इसको, लॉक कर दिया जाए जी सर। पढ़ा दो एक बार, आ जाओ फटाफट। क्या पढ़ा हमने, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये है माइक्रो और ये है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो जब हम इंडिविजुअली यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे माइक्रो कहते हैं। जब आप इकोनॉमी एज अ होल यानी एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हो तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल होते हैं इंडिविजुअली डिमांड और इंडिविजुअली सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल होते हैं एडी एंड एएस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि आपके देश में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल चल रहा है, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो अगर यह जानना है तो आप क्या कर लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसका एग्जांपल बताओ सर, इंडिविजुअली इनकम, इंडिविजुअली, आप इसे इंडिविजुअली इनकम कह दो, इंडिविजुअली आउटपुट कह दो, पर कैपिटल इनकम कह दो, इंडिविजुअली डिमांड कह दो। इसके एग्जांपल नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, बजट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है क्या, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलें